अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल है भाई लोगों। मैं इखलास खान राजस्थान के इतिहास को लेकर आपके सामने हूं। अपन बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान के इतिहास में, और राजस्थान के इतिहास में अपन ने मेवाड़ राज्य के इतिहास की बात की थी। गुहिल और सिसोदिया शाखा के बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा की थी। उसके बाद अपन ने मारवाड़ के राठौड़ यानी कि जोधपुर के राठौड़ों की बात की थी, बीकानेर के राठौड़ों की बात की थी, और आज अपन एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे दोस्तों। और नया जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो राजस्थान का इतिहास इम्पोर्टेंट पूरा ही एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो पूरा का पूरा राजस्थान का जो इतिहास है वो महत्वपूर्ण इतिहास है। आपको प्रत्येक जो राजवंश है, जितने भी राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया है, सर फैन ऑफ कर देना, जितने भी राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया है उन सभी राजवंशों के बारे में अपन बात करेंगे। और आज अपना एक बहुत ही गजब शानदार अवेसम इतिहास यानी कि जिसे अपन बोलते हैं दोस्तों कछवाह वंश का इतिहास। वाह क्या बात है दोस्तों। लो जी, आमेर का इतिहास और यहीं जयपुर का इतिहास। कछवाहा वंश का इतिहास, आमेर का इतिहास, जयपुर का इतिहास, कुछ भी बोलो, राजधानी का इतिहास यानी कि जो अपना जयपुर है, इस जयपुर में रियासत जो थी आमेर रियासत, उसका इतिहास, और इस आमेर पर जिस राजवंश ने शासन किया है उसका नाम है दोस्तों कछवाहा राजवंश। चलो कछवाहों की बात करते हैं आज अपन। एक राजा हुआ था, नरु नाम का एक राजा हुआ, और नरु ने बसाया था दोस्तों नरवर। कहां? एमपी। इस नरु ने जो नरवर बसाया था, ये बसाया था 826 ईस्वी में। नरु का एक बेटा था और बेटे का नाम है दोस्तों ढोला। कहीं ना कहीं इस ढोला का जो संबंध है वो अपने राजस्थान से है। जैसलमेर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मारू। ढोलू जब मात्र 3 वर्ष के थे तो उस समय इनकी जो इंगेजमेंट है, इसका जो विवाह है, किसके साथ हो गया था? मारू के साथ। और मारू मात्र उस समय 1.5 वर्ष की थी, बॉर्नवीटा पिया करती थी, और ढोला उस समय 3 वर्ष के थे। ढोला बड़ा हुआ, राजा बना, और साहब रानियों की लाइन लग गई, कई सारी रानियां ढोला के हो गई। इधर अपने जैसलमेर की जो मारू हैं उनको ढोला भूल जाता है। अब मारू जो है कई बार मिलने की कोशिश करती है, अपने संदेश भिजवाती है, लेकिन उधर की जो रानियां हैं वो संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। तो मारू एक दिन क्या काम करी, अपने 3-4 व्यक्तियों को, 3-4 आदमियों को भेज दिया और ढोलाकंद चले गए, लेकिन उन्हें दुर्ग के बाहर ही बैठना पड़ा महल के, और पूरी रात SAD सॉन्ग गाने लगे।
SAD सॉन्ग आने लगे, सैड सॉन्ग आने लगे साहब। बोला अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। बहुत धोखे दिए नजरों से दूर जा निकला, बहुत धोखे दिए नजरों से दूर जा निकला, हमने जिसे मोहब्बत की जालिम बेवफा निकला। वाह क्या दर्द है छोरे तेरी आवाज। पूरी रात सैड सॉन्ग चल रहे हैं, ढोला सुबह उठो बोले याद थे मन क्यों डिस्टर्ब करो, मैं कौन के सागे बेवफाई कर दी। रात गए पूरी रात तन पढ़न ना दियो थे, बताओ कौन के गेले बेवफाई कर दी। बोल महाराज जैसलमेर में मारू तड़पे, सर्दियां पड़ रही उठे अकेली सर्दी में तड़पे, थारी मोहब्बत तने बहुत याद कर रही है, बहुत मिस कर रही है। डोला बोले चलो तो भाई साहब चलते हैं, और डोला अपनी मर्सिडीज निकाल, मर्सिडीज ऊंट, अपने ऊंट निकाल ढोला आगे कड़ जैसलमेर, और मारू ने बिठायो और ले गयो साहब। ये मारवाड़ में, अगर मारवाड़ क्षेत्र में अगर आपको किसी ऊंट के ऊपर कोई व्यक्ति और नीचे महिला दिखे या साथ में बिठी दिखे ऊंट के ऊपर, तो वो चित्र किसका होगा, ढोला और मारू का। क्लियर। मर्सिडीज और बिठार ले आयो कौन, डोला। पहले यही मर्सिडीज हुआ करती थी भाई, हाथी गधिया घोड़े ऊंट, यही मर्सिडीज थी उन राजाओं के लिए। तो अब देखो इस नरू राजा की 21वीं पीढ़ी में 33वें शासक हुए थे जिनका नाम था सोढ़ा सिंह। ठीक है भाई साहब, यानी कि अपन जो बात कर रहे हैं वो आमेर के इतिहास की बात कर रहे हैं, और आमेर में जो शासक है उसका नाम क्या है दोस्तों, यानी कि नरू की 21वीं पीढ़ी में इसी ढोले का बेटा था दोस्तों सोढ़ा सिंह। ठीक है, और नरू की 21वीं पीढ़ी में 33वें शासक हुए थे जिसका नाम आता है तेज कर्ण। बड़ा ही सूना था, बड़ा ही तेज था, बड़ा ही स्मार्ट लड़का था। तेज कर्ण सुनने की बोले दुल्हे राय, दुल्हे, अरे दुल्हा होता है ना, ब्याह होता है, थे काला मुंडा पे भी चमक आ जावे है, स्मार्ट लगने लग जाता है। तो यही तरह का था कौन, तेजकरण भी था, माइंडली भी, और सुनो भी हो, मतलब स्मार्ट भी था कौन, दुल्हे राय। ये दुल्हे राय जो है ना, इधर ब्याह हुआ था इसका भाई साहब कड़गुरु जी दौसा। और जो दौसा था ना, ये आधा दौसा तो था चौहानों के पास में, और आधा दौसा था बड़ गुर्जरों के पास में। आधा दौसा बड़ गुर्जरों के पास में, आधा चौहानों के पास में, और तेज कर्ण कहां भी आया है, चौहानों के यहां। चौहानों ने बोला आजा, किन्हें पराजित कर, बड़ गुर्जरों को। और भाई साहब तेज कर्ण या दुल्हे राय 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में दौसा के बड़ गुर्जरों को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और दौसा जो है ये आमेर के जो कछवाहा है इनकी कौन सी राजधानी हो गई, प्रथम राजधानी। आई बात समझ में। अरे आगे के, यानी कि तेज कर्ण चौहानों के यहां ब्याह हुआ है, दौसा के चौहानों ने बुला लिया, और चौहानों के साथ मिलकर दौसा के बड़ गुर्जरों को पराजित किया, और दौसा पर 1137 ईस्वी में अधिकार कर लिया। किसने दोस्तों, तेज कर्ण ने। इसी के नजदीक एक क्षेत्र है, और वो क्षेत्र आपने सुना होगा मांझी या मासी। यहां पर जो राज था वो था टावरो
मीणाओं का। बोले यार अत्ते क्षेत्र से काम ना चले, अपने क्षेत्र को और विस्तार कर लेते हैं। और तेज करण के द्वारा इन मीणाओं को भी क्या करा गया दोस्तों, पराजित किया गया। लेकिन जब मीणाओं से लड़ाई हो रही थी तो तेज करण बेहोश हो जाता है और उसी समय एक माता आती है, उस माता का नाम रहता है बुडवाय माता। कौन सी माता? बुडवाय माता। बुडवाय माता जो है पानी का छींटा छटा मारी तेज करण, बोल तेज करण उठ तन मैं जितवाऊं। और तेज करण जो है बुडवाय माता की सहायता से दोस्तों मांझी के मीणाओं को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और बुडवाय माता बोलते हैं कि बोला आज मेरो नाम चेंज कर दे, और नाम चेंज कर दिया जमवाय माता। और मांझी का नाम भी रख दिया दोस्तों रामगढ़। कौन सा गढ़? रामगढ़। और इसे बोलने लग गए जमवाय रामगढ़। कौन सा रामगढ़? जमवाय रामगढ़। और इसी रामगढ़ को दोस्तों डूंडाड़ का पुष्कर बोलते हैं। किसका पुष्कर बोलते हैं? डूंडाड़ का पुष्कर बोलते हैं। गुरुजी डूंडाड़ का पुष्कर इको नाम क्यों पढ़ो? डूंडाड़ का पुष्कर इसलिए बोलते हैं दोस्तों, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। टोड तो ये कहता है कि यहां पर डूंड नाम का टीला था, जबकि कुछ ये कहते हैं कि यहां पर एक नदी बहती थी, डूंड नदी। अन्य इतिहासकार ये कहते हैं कि विग्रह राज चतुर्थ ने अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। और कुछ अन्य इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यहां पर ढूंढू नाम का जो है, ढूंढू नाम का यहां पर एक भाई साहब राक्षस था जो व्यक्तियों को मारा करता था। तो इस कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ का जो पुष्कर है वो कौन है दोस्तों? रामगढ़। रामगढ़ को ढूंढाड़ का क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। और इसी रामगढ़ में माता का मंदिर बनवाता है जिसका नाम आता है जमवाय माता। कौन सी माता? जमवाय माता। और जमवाय जो माता है वो इनकी क्या हो गई मेरे भाइयों? कुल देवी। कौन सी देवी हो गई दोस्तों? कुल देवी। यानी कि जमवाय माता कछवाहा राजवंश की कौन सी देवी है? कुल देवी। शिला माता जो है वो इनकी आराध्य देवी है, जो कि बंगाल अभियान के समय मानसिंह उसको लेकर आएगा, उसकी भी अपन आगे चलकर बात करेंगे। जमवाय माता कुलदेवी। अब रामगढ़ क्यों नाम पड़ा? देखो, तो हम रामगढ़ इन्होंने नाम रखा तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, इस तथ्य से हम पता कर सकते हैं कि जो आमेर के कछुआ हैं वो किसके वंशज हैं? भगवान राम के वंशज। देखिएगा, इस कछुआ शब्द की बात करते हैं। भगवान जो राम है, इस भगवान राम के दो पुत्र हैं, एक का नाम है लव और दूसरे का नाम है कुश। कुश के वंशज ही आगे चलकर क्या कहलाए दोस्तों? कछवाहा कहलाए। यानी कि ये कहलाए थे दोस्तों कुशवाहा। क्या कहलाए थे? कुशवाहा। और इसी शब्द का अपभ्रंश होकर क्या बन गया मेरे भाइयों? कछुआ। ठीक है साहब। लव के जो वंशज थे वो अपने मेवाड़ वाले थे। भगवान राम जो है दोस्तों वो कौन से वंशी था? सूर्यवंशी था क्या? बिल्कुल सूर्यवंशी था। यानी कि भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी था। तो आमेर के जो कछुआ हैं वो भी कौन से वंशी हो गए दोस्तों? कौन से वंशी हो गए भाई? सूर्यवंशी। कौन से वंशी हो गए दोस्तों? सूर्यवंशी। क्लियर? इनका जो आदर्श वाक्य है वो है यतो धर्मस्थे जेते। जहां धर्म है वहीं क्या है दोस्तों? जीत है। यतो धर्मस्थे जेते। जहां धर्म है वही जीत है। ये किनका आदर्श वाक्य है दोस्तों? आमेर के कछुआओं का ये आदर्श वाक्य है।
जबकि मेवाड़ का आदर्श वाक्य भी अपन ने पढ़ा था। जब मैंने मेवाड़ राज्य पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे कृपाण, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे कृपाण, ये बताया था। और हमारा क्या है, सत्यमेव जेते, क्या है, सत्यमेव जेते। चलो अब जो राजा आगे जो राजा बनता है, मैंने बता दिया इनको कुर्मवंशी भी कहा गया है दोस्तों, और कुसके वंशज होने से इनको रघुवंश तिलक भी कहा गया है। जब आप कभी आमेर घूमने जाओगे तो आमेर में, आमेर जो कि जयपुर में है, आमेर कभी आप घूमने जाते हो तो जैसे ही आप इंटर करोगे, इंटर करते ही राइट हैंड साइड पर एक शिलालेख मिलेगा और उस शिलालेख पे आपको रघुवंश तिलक लिखा हुआ मिलेगा। तो आमेर के जो कछुआ है उनको क्या कहते हैं दोस्तों, रघुवंश तिलक भी कहते हैं। किसके कारण, भगवान राम के पुत्र कुश के कारण। अब जो अगला शासक बनता है दोस्तों, देखो मेन जो इतिहास है ना आमेर का, वो मेन इतिहास दोस्तों भारमल से शुरू होगा। मेन इतिहास भारमल से शुरू होगा। तेज कर्ण के बाद जो शासक बनता है उसका नाम रहता है दोस्तों कोकिल देव। क्या नाम रहता है, कोकिल देव। अगला जो शासक बनता है तेज कर्ण के बाद उसका नाम रहता है दोस्तों कोकिल देव। इधर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों आमेर की। आमेर में जो राज था वो था दोस्तों सुसावत मीणाओं का। आमेर में किनका राज था, सुसावत मीणाओं का। तो कोकिल देव दोस्तों 1207 ईस्वी में इन सुसावत मीणाओं को क्या कर देता है, पराजित कर देता है और आमेर पर दोस्तों क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कौन मेरे भाइयों, कोकिल देव। ठीक है, आई के बात समझ में। यानी कि कोकिल देव के द्वारा आमेर पर 1207 ईस्वी में शासन अधिकार किया गया। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले आमेर पर किस कछवाहा वंशीय शासक ने अधिकार किया था। तो वो कोकिल देव ने किया था। सुसावत मीणाओं को पराजित करके 1207 ईस्वी में आमेर पर क्या कर लिया था दोस्तों, अधिकार कर लिया था। ठीक है साहब, बिल्कुल गुरुजी। अब देखिए एक शासक और बनेगा और उस शासक का नाम आता है दोस्तों राजा पजवन। राजा पजवन, जब अपन सांभर अजमेर के चौहान पढ़ेंगे उस समय भी राजा पजवन का जिक्र होता है। राजा पजवन जिसे 64 युद्धों का विजेता कहा गया है। कितने युद्धों का, 52 युद्धों का विजेता कौन है, मालदेव है। मारवाड़ जब पढ़ाया था उस समय बताया था कि मालदेव जो है उसे 52 युद्धों का विजेता कहा गया है, जबकि 64 युद्धों का विजेता कौन है, राजा पजवन। अब देखिए राजा पजवन से वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जब सांभर अजमेर के चौहान में पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों संयोगिता जो थी दोस्तों, जयचंद गहड़वाल, कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी संयोगिता। उस संयोगिता का हरण कर लिया था। संयोगिता के साथ उसका प्रेम संबंध था पृथ्वीराज चौहान का, तो उसको हरण करके ले आया था, उठा के ले आया था। तो राजा पजवन जो है दोस्तों बताते हैं कि संयोगिता हरण के साथ में, संयोगिता का जब हरण हुआ था तो उस समय पृथ्वीराज के साथ में थे। तो संयोगिता हरण के समय संयोगिता हरण के समय मारा गया। संयोगिता हरण के समय मारा गया था कौन,
राजा पजवन। राजा पजवन जो है, हेलो, हाँ हाँ फ्री हूँ, ठीक। यानी कि संयोगिता के समय, संयोगिता का जब हरण हुआ था दोस्तों, उस समय राजा पजवन मारा गया था। अब इसके बाद जो शासक बनता है उसका नाम रहता है दोस्तों पृथ्वीराज कछवा। सभी ने सुना होगा इस पृथ्वीराज कछवा का नाम, तो गुरुजी ना सुनो सुना दियो मने। पृथ्वीराज कछवा जो है दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। भरतपुर के खानवा के मैदान में 17 मार्च 1527 को इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसने भारत की सत्ता को पलट के रख दिया था, और उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। उस खानवा के युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज कछवा जो है वो किसका साथ देते हैं? महाराणा सांगा या संग्राम सिंह का साथ देते हैं। चलो, ये तो उस समय अपन ने बात कर ली थी। इस पृथ्वीराज कछवा के दोस्तों बताते हैं कि 12 पुत्र थे। अब भाई साहब को टेंशन, रियासत 1 पुत्र 12, क्या क्या डिवाइड करें, समस्या पैदा होगी। बोले इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, समस्या का भी समाधान होता है। बोले समस्या का समाधान निकाला गया और 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 हिस्सों में बांट दिया। लो साहब, आमेर डिवाइड इन 12 पार्ट। आमेर को 12 हिस्सों में क्या कर दिया? बांट दिया। और ये 12 हिस्से ही दोस्तों क्या कहलाए थे? ये लो 12 कोठड़ी, कोठड़ी 12 कोठड़ी। चलो मैं लिख देता हूं 12 कोठड़ी। क्या कहलाए थे दोस्तों? 12 कोठड़ी। यानी कि आमेर को जो पृथ्वीराज कछवा ने अपने 12 पुत्रों के लिए 12 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसको क्या कहा गया है? 12 कोठड़ी। आई ना बात समझ में? अब टेंशन आगे देखो, मेन तो कौन है? आमेर है ना मेन तो। अब आमेर को किस कौन से पुत्र को देगा? तो पृथ्वीराज गलती कर गया भाई साहब। पृथ्वीराज का पुत्र आता है, एक बाला बेगम आती है इसकी, उसके प्रभाव में आकर इन्होंने पूरणमल जो कि इसका छोटा पुत्र है, उस पूरणमल को दोस्तों इन्होंने क्या सौंप दिया मेरे भाइयों? आमेर सौंप दिया। अब पूरणमल को जब आमेर सौंप दिया, लेकिन दोस्तों बड़ा पुत्र जो था, यानी कि इसी पृथ्वीराज का बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था मेरे भाइयों भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह। बड़ा पुत्र कौन है? भीम सिंह। अभी देखो आमेर का जो मेन इतिहास है वो शुरू नहीं हुआ है। आमेर का जो मेन इतिहास है वो भारमल से शुरू होगा। यानी कि जो मान सिंह का नाम आपने सुना होगा, हल्दी घाटी में मैंने आपको बताया था, उसके दादाजी भारमल, उसके समय से इतिहास शुरू होगा, वो अपन करने वाले हैं। एक तरह से अब इस समय आमेर की अगर मैं बात करता हूं तो एक तरह से गृह कलह, सीधी सी बात स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा पुत्र जो है भीम सिंह, उसको जबकि आमेर नहीं दिया, पूर्णमल को आमेर दे दिया। तो अब एक शासक बनता है इसी का पुत्र, और उसका नाम रहता है दोस्तों रतन सिंह। क्या नाम रहता है? रतन सिंह। रतन सिंह से भी कोई खास इंपॉर्टेंस बात नहीं है, फिर भी बता देता हूं। रतन सिंह जब आमेर का शासक था तो इसके समकालीन था दोस्तों दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का शासक शेर शाह सूरी। तो इस भाई साहब ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। शेर शाह सूरी की
अधीनता स्वीकार की दोस्तों किसने? रतन सिंह ने। और अब जो शासक बनेगा दोस्तों इसी पृथ्वीराज का पुत्र है और उसका नाम है दोस्तों भारमल। क्या नाम है? भारमल, या इसी को बोलो मेरे भाइयों बिहारी मल। कौन सा मल? बिहारी मल। आई ना बात समझ में? पूरा का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। नोट्स तैयार करने, बार बार रीडिंग मारनी, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाने। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखना है, लेकिन समझना है। मैं वापस से एक बार रिपीट मार दूं 2 ही मिनट में। धैर्य बनाओ। नरु नाम का कोई राजा हुआ 826 ईस्वी में नरवर बसाया। उसी का बेटा ढोला, जिस 3 साल की उम्र में मारू के साथ विवाह हो गया, और ढोला मारू का चित्र मैंने आपको बता दिया। नरु की 21वीं पीढ़ी में 33वां शासक हुआ था सोडा सिंह। सोडा सिंह का पुत्र था तेजकर्ण या दुल्हे राय। यह ब्याया हुआ था दौसा के चौहानों के यहां। जो दौसा था वो आधा तो बड़गुर्जरों के पास था, आधा चौहानों के पास था। चौहानों ने तेजकर्ण या दुल्हे राय को बुलाया और यहाँ के जो बड़गुर्जर थे जिनके पास आधा दौसा था उसको छीन लिया, उस पर अधिकार कर लिया। और भाई साहब ने यानी कि एक तरह से तेजकर्ण जो है दोस्तों, ये तेजकर्ण कछवाहा वंश का मेरे भाइयों क्या हो गया? संस्थापक। कछवाहा वंश का संस्थापक, इसे बोलते हैं दोस्तों आदि पुरुष। कौन सा पुरुष? आदि पुरुष। और इसी को बोलते हैं मूल पुरुष। कौन सा पुरुष? आदि पुरुष, मूल पुरुष। संस्थापक किसको? तेजकर्ण को। कोकिलदेव बनता है, आमेर पर अधिकार करता है, सुसावत मीणाओं को 1207 में पराजित करता है। दौसा में जो बड़गुर्जर थे उनको 1137 में पराजित करता है। कौन? तेजकर्ण। और 1207 में सुसावत मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार कर लेता है। कौन? कोकिलदेव। यहां पर ये जो बुड़वाय माता थी इसका नाम जमवाय माता पड़ गया। ये तेजकर्ण जो है दौसा के पास में, जयपुर के पास में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मांझी। दौसा और जयपुर के बीच में मांझी। वर्तमान में तो ये जयपुर में आता है। रामगढ़ जो है जमुआ रामगढ़। इस मांझी को जीतता है, मीणाओं को यहां पराजित करता है और इसका नाम क्या कर देता है? रामगढ़। और इसी रामगढ़ को दोस्तों डूंडाड़ का पुष्कर कहते हैं। किसका पुष्कर कहते हैं मेरे भाइयों? डूंडाड़ का, इसी को पुष्कर कहते हैं। ठीक है। जमुआई माता के मंदिर का निर्माण कराता है और जमुआई माता इनकी कौन सी देवी हो गई दोस्तों? कुल देवी। उसके बाद शासक बनता है कोकिलदेव, सुसावत मीणाओं को पराजित करता है। कोकिलदेव के बाद कौन बनता है? राजा पचवन, जिसे 64 युद्धों का विजेता कहा गया है और जो संयोगिता हरण के समय दोस्तों मारा गया था। इसके बाद शासक बनता है पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा वह है दोस्तों जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। अपने 12 पुत्रों के लिए आमेर के 12 हिस्से कर दिए, जिसे 12 कोठड़ी कहा गया। पूरणमल को मेन आमेर दे दिया गया। छोटा बड़ा बेटा जबकि भीम सिंह था, तो आपस में लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। शासक बनता है रतन सिंह, जो कि शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और इसी पृथ्वीराज का पुत्र आता है दोस्तों भारमल या बिहारी मल, जिसके द्वारा दोस्तों अगला जो शासक बनता है आमेर का वो कौन बनता है? बिहारी मल या भारमल। इस बिहारी मल या भारमल की तो अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिएगा अब आगे दोस्तों क्या होता है। यहां तक आ गया होगा समझ में। और ये बता दिया था मैंने लव और कुश, कुश के वंशज कछवाहा कहलाए, कुरुम वंशीय। भगवान राम अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते हैं, तो भगवान राम कौन से वंशी थे दोस्तों? सूर्यवंशी। तो आमेर के कछवा भी कौन से वंशी हो गए? सूर्यवंशी। ठीक है। अभी तक जयपुर नहीं बसाए, अभी तक सिर्फ अपन क्या पढ़ रहे हैं? कछवाहा राजवंश पढ़ रहे हैं। और कहां तक सीमित हैं? आमेर तक। जयपुर बसेगा 1727 में। जब तक जयपुर नहीं बसेगा, पहली राजधानी तो क्या हो गई? दौसा हो गई। दूसरी कौन सी हो गई? आमेर। और जब तक जयपुर नहीं बसेगा दोस्तों तब तक राजधानी कौन सी रहेगी? आमेर ही रहेगी। 1727 ईस्वी में जो है जयपुर शहर की नींव रखी जाती है। 2 साल बनने में लग गए थे, तो 29 में ये आमेर जो है दोस्तों राजधानी बनती है, जयपुर राजधानी बनती है। और वर्तमान तक भी जो राजस्थान की राजधानी है वो क्या है दोस्तों? वो जयपुर ही है। ठीक है। इनका जो आदर्श वाक्य है वो है यतो धर्मस्य जेते। जहां धर्म है वहीं पर क्या है दोस्तों? जीत है। चलो मैं आगे बात करता हूं भारमल या बिहारी मल के बारे में।
आमेर का इतिहास, जयपुर का इतिहास, कछवाहा राजवंश का इतिहास बहुत ही शानदार इतिहास है। देखते जाइएगा आप, बस इतिहास पढ़ने का आनंद लीजिएगा दोस्तों। लो जी लो, चालू करते हैं। यानी कि अब जो शासक बन गया है दोस्तों आमेर का, उसका नाम है भारमल, या इसी को बोलते हैं दोस्तों बिहारीमल। बात एक ही है, भारमल या बिहारीमल। पीछे समकालीन तो कौन है भाई? जलालुद्दीन, मोहम्मद, अकबर, बादशाही, गाजी। अकबर जो शासक बना था ना, वो बना था 1556 में। 1556 ईस्वी में अकबर शासक बनता है। जब भारमल आमेर का शासक बनता है दोस्तों, भारमल या बिहारीमल, तो भारमल को डर था गद्दी छीनने का, कि कहीं मेरे हाथों से गद्दी ना चली जाए। और भारमल जो है दोस्तों, गद्दी छीनने के डर से एक बड़ी शक्ति का हाथ चाहिए इसको, कि मेरे ऊपर किसी बड़ी शक्ति का हाथ आ गया तो ये बाकी जो भाई हैं, पूरणमल हैं, रतन सिंह हैं, जो भी थे, पृथ्वीराज के अन्य जो पुत्र थे, वो अगर विरोध भी करेंगे तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो भारमल अब साथ मिल जाए किसका? अकबर का। तो इससे और सुंदर बात क्या हो सकती है? तो भाई साहब, भारमल या बिहारीमल अकबर से मिलने के लिए रवाना। मजनू खां थे आज मुख्यमंत्री से मिलो। उदाहरण लो 1 मिनट के लिए। तो किसी ना किसी की, तो चाहे तुम सरपंच हो, मान लो एक गांव के तुम सरपंच हो, और मुख्यमंत्री से मिलना है, तो डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते। जैसे अपने यहाँ का MLA नरेंद्र मोदी से मिले, डायरेक्ट नहीं मिल सके। अगर अमित शाह गेले था कि जानकारी है तो मिल सकते हो। तो ऐसे ही भारमल जो है अकबर के लिए डायरेक्ट नहीं बन सकता। अब भारमल एक छोटी सी रियासत आमेर का शासक है, जबकि अकबर जो है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह है, तो ये ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। तो जब भारमल मजनू खां की मदद से मिलने के लिए जाता है भाई साहब, बात आती है यानी कि 1560 ईस्वी के आसपास भारमल मिलने के लिए जाता है अकबर से। और उस समय क्या होता है कि एक हाथी जो है बिछड़ जाता है, अब अकबर के काबू में नहीं आ रहा। अब भाई साहब भारमल जो कि अपने कहाँ का है? आमेर का। और हाथी गांव कहाँ है? कुंडा आमेर में ना। तो हाथियों के लिए तो एक्सपर्ट हो गए भारमल। भारमल ने उस हाथी को काबू में कर लिया। अकबर बोले यार बहुत अच्छा इंसान है, इसको भी कभी इनाम देंगे, मौका मिलने दो, कभी मिलेंगे भारमल से। कौन है ये? भारमल इस तरह से वापस आ जाता है। अब आपको पता है अकबर जो है दोस्तों, ये भाई साहब अजमेर के लिए आता था। गुरु जी क्या खातिर? अजमेर के लिए आता था ये जियारत करने। जियारत, जियारत जानते हो ना? अरे जानते हो ना जियारत? कौन जानो जियारत? अरे अपने मंदिर में दर्शन करने जावे ना, पैदल यात्रा होती है एक तरह से। उसको क्या मुस्लिम लैंग्वेज में या मुसलमानों में उसको क्या बोलते हैं? जियारत बोलते हैं। तो अकबर जो है दिल्ली, फतेहपुर, आगरा से चलकर अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, वहां जियारत के लिए आता था। भारमल को पता चला कि अकबर आ रहा है, और अकबर जैसे ही रास्ते में आता है सांगानेर, अरे सांगानेर तो सुना होगा ना? सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर एयरपोर्ट, जो कि जयपुर की एक तहसील है सांगानेर। वहां पर आकर अकबर को थोड़ी भूख प्यास लगती है। बोले यार पानी वाणी चाय नाश तो किसी होटल में रुकते हैं। और भाई साहब किसी होटल में रुक गया यहाँ पे अकबर। भारमल बिहारीमल दौड़ा दौड़ा अकबर के पास। अब फिर वापस से किसी ना किसी की मदद लेगा।
फिर मदद लेता है दोस्तों चगताई खां की। बोले यार चगताई खां एक बार अकबर से मिला दे, बस मारो काम बन जावे यार, मारी नैया डूबी पड़ी है, बस एक बार अकबर को साथ मने मिल गो, फिर तो मैं सगड़ा ने देख लूंगा, एक बार मन अकबर से मिला दियो। अकबर होटल में बैठो, भारमल भी आ गो। चगताई खां की मदद से सांगानेर में मुलाकात करता है भारमल अकबर के साथ में। और इसी सांगानेर में दोस्तों जनवरी 1562 ईस्वी में, जनवरी 1562 ईस्वी में भारमल जी, कौन, भारमल जी, श्रीमान भारमल जी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं दोस्तों। अधीनता किसकी स्वीकार कर ली मेरे भाइयों? अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों अकबर की। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है भारमल जी जनवरी 1562 ईस्वी में। जनवरी 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की भारमल जी ने। अपने सांगानेर से अजमेर निकल गया भाई साहब अकबर। वापिस आते समय, अजमेर से वापिस आते समय सांबर, सांबर में दोस्तों भारमल अपनी पुत्री जोधाबाई, हुरकाबाई, मरियम उज्जमानी, मरियम उज्जमानी, मरियम उज्जमानी का विवाह कर देता है किसके साथ में? अकबर के साथ में। लो जी लो, विवाह करा दिया। गुरुजी कद करायो विवाह? तो विवाह ज्यादातर सर्दियों में होता है, यानी कि फरवरी 1562। जनवरी 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और फरवरी 1562 ईस्वी में दोस्तों सांबर में विवाह करा देता है, यानी कि अकबर का जो विवाह है वो जोधाबाई के साथ हो जाता है। जैसे ही जोधाबाई का नाम पूछता है अकबर, बोले जोधा ठाकुर नाम की है? तो जोधाबाई बोलती है, बोले मेरा नाम है जोधाबाई। तो अकबर बोलता है, बोले यो काहे को नाम है? थारो नाम आजसू हो गया मरियम उज्जमानी। क्या नाम हो गया? मरियम उज्जमानी। बोले तू बहुत ही खूबसूरत है मरियम उज्जमानी, स्वर्ग की तू क्या है, अप्सरा है। और फरवरी 1562 ईस्वी में दोस्तों विवाह हो जाता है। सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी? कि जोधा और अकबर की विवाह स्थली रही है, तो वो रही है मेरे दोस्तों सांबर। अब यहां से कई क्वेश्चन पुटअप होके आते हैं भाई साहब। वो राजस्थान का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? भारमल। राजस्थान का कौन सा वंश जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? कछवाहा राजवंश। राजस्थान की कौन सी रियासत, प्रथम रियासत की बात, प्रथम चीज की बात कर रहे हैं हम, प्रथम शासक, प्रथम वंश, प्रथम रियासत, वो कौन सी रियासत दोस्तों? आमेर रियासत। आमेर रियासत ने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब जो है भारमल या बिहारी मल जी नो टेंशन हो जाते हैं, क्योंकि इसको एक बड़ी शक्ति का हाथ अपने ऊपर मिल गया है। सांबर में दोस्तों दोनों का क्या करा दिया गया? ब्याह करा दिया गया। इस भाई साहब के द्वारा, यानी कि भारमल के द्वारा दोस्तों आमेर में एक मस्जिद बनवाई गई और उस मस्जिद का नाम आता है दोस्तों जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। आमेर में जामा मस्जिद। और दौसा में एक कस्बा बसाया इन्होंने। दौसा में गुरुजी कौन सा कस्बा बसाया? तो लवाण नामक कस्बा बसाया। कौन सा कस्बा दोस्तों? लवाण नामक कस्बा बसाया था दोस्तों किसने? भारमल या बिहारी मल ने। अब देख लेना आप, अलग अलग इतिहासकार इस विवाह के बारे में अलग अलग बात बोलते हैं। जहांगीरनामा और अकबरनामा में इस विवाह का कोई उल्लेख नहीं रहता है। डॉक्टर त्रिपाठी जी इस विवाह के बारे में कहते हैं कि बहुत ही अच्छा कदम था, प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अपन को क्या देखना है कि भारमल या बिहारी मल मजनू खां और चगताई खां की मदद से मिलता है। सांगानेर में मुलाकात होती है जब उस समय अकबर जो है जियारत के लिए आ रहा था। और जनवरी 1562 ईस्वी में दोस्तों भारमल जी अकबर की क्या स्वीकार कर लेते हैं? अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और जोधाबाई के साथ दोस्तों फरवरी 1562 ईस्वी में, फरवरी 1562 ईस्वी में जोधाबाई के साथ अकबर का क्या करा दिया जाता है दोस्तों? विवाह करा दिया जाता है। इस विवाह के बारे में गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? भारमल की दूरदर्शिता बताता है। यानी कि त्रिपाठी क्या कहता है?
इतिहासकार त्रिपाठी कहता है, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा जो है अकबर की इसकी क्या बताता है दोस्तों, दूरदर्शिता बताता है। ये इसकी क्या करता है दोस्तों, प्रशंसा करता है। त्रिपाठी इस विवाह की प्रशंसा करता है और जबकि गोपीनाथ शर्मा इसकी दूरदर्शिता बताता है। और एक तरह से ये इसकी दूरदर्शिता ही थी। जदुनाथ क्या कहता है, जदुनाथ दोस्तों जिसने जयपुर राज्य का इतिहास लिखा, इतिहासकार है, ये इसको भारमल की पुत्री बताता है, जबकि नाम नहीं लिखता। और बीएल पनगड़िया का आपने नाम सुना होगा, बीएल पनगड़िया, हाँ पनगड़िया, बीएल पनगड़िया इसका नाम बताता है हुरकाबाई। कौन सी बाई, हुरकाबाई। और अकबरनामा, और कौन सा नामा, जहांगीरनामा। अकबरनामा और जहांगीरनामा में दोस्तों विवाह का किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो भाई साहब 1562 ईस्वी में जोधाबाई का विवाह किसके साथ हो जाता है मेरे भाइयों, अकबर के साथ में हो जाता है। और अब बात करेंगे दोस्तों इसी भारमल का पुत्र रहेगा जिसका नाम रहेगा भगवंत दास। मैं यहां पर भारमल की बात और बता देता हूं आप लोगों को। इसको बताते हैं कि 5000 की मनसबदारी दी गई थी। कितने हजार की मनसबदारी, 5000 की मनसबदारी। जबकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भारमल को मनसबदारी नहीं दी थी, इसका पुत्र आता है भगवंत दास, उसको 5000 की मनसबदारी दी गई थी। चलो जो भी रहा ऑप्शन से आप देख लेना, भारमल या भगवंत दास। अगली क्लास में दोस्तों अपन बात करेंगे भारमल के पुत्र, भारमल के बेटे भगवंत दास, भक्कू दास या भगवान दास के बारे में। और उसके बाद अपन जो बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट शासक रहेगा अपना, यानी कि भारमल का पुत्र, पोता भारमल के पोते का नाम आता है दोस्तों राजा मानसिंह। मानसिंह के बारे में भी अपन जिक्र करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप कछवाहा वंश के शासकों के बारे में अच्छे से रीडिंग करिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं मेरे भाइयों अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।